तो दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जहां समय तक रुक जाता है और यहाँ कोई यंत्र काम भी नहीं करता। आखिर यह कैसे संभव है कि दुनिया का सिद्धांत यहाँ कैसे टूट जाता है? मेक्सिको अमेरिका के दक्षिण में बसा एक देश अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और स्वादिष्ट खाने के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर द साइलेंट जोन नाम की एक ऐसी मृत्यु के समान जगह है जहां कोई सैलानी तक नहीं जाता। अपने नाम के अनुसार इस जगह पर कोई भी तकनीकी उपकरण काम नहीं करता और कम्युनिकेशन भी यहां संभव नहीं है और घड़ियां भी यहां पर आकर रुक जाती हैं। वैज्ञानिकों ने 50 साल तक यहां पर शोध किए, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य सुलझा नहीं सका है। इस जगह की पहली रहस्यमयी घटना सन 1940 के दशक में घटी थी, जब इस जगह के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट ने इस जगह में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। उस पायलट ने यह बताया कि उस वक्त उसके विमान के उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और रिसीव करना बंद कर दिया था। और फिर उस विमान का इंजन भी अचानक बंद हो गया और बाद में किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। दूसरी घटना घटी ठीक 30 साल के बाद सन 1970 में, जब अमेरिकी और मेक्सिको की वायुसेना साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही थी और उन्होंने रेगिस्तान में उस जमाने की सबसे आधुनिक मिसाइल छोड़ी। लेकिन जैसे ही वह मिसाइल इस क्षेत्र के ऊपर पहुंची, अचानक उसके सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया और वो किसी टूटे हुए पेड़ के पत्ते की तरह सीधे जमीन में जा गिरी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह मिसाइल फटी ही नहीं। वैज्ञानिक इतने ज्यादा हैरान हो गए कि कोबाल्ट 57 रेडियो एक्टिव रसायन से भरी हुई इतनी घातक मिसाइल कैसे नाकाम हो गई। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिका वायुसेना ने मेक्सिको की सरकार से अनुरोध किया, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पता लगाया कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काम नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऐसी घटना संभव हो सके। यहां तक कि ऐसा अंतरिक्ष में भी नहीं होता है। और तब इस रहस्यमयी जगह का नाम वैज्ञानिकों ने रखा द डार्क जोन। इस जगह पर सैकड़ों सालों से उल्का पिंड भी गिरते रहे हैं और 1970 की घटना के बाद से मेक्सिको की सरकार ने वहां कई सारे शोध भवन बनवाए हैं, जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार आज तक कभी इस जगह का पूरा सत्य किसी को नहीं बताती है। कई लोगों का मानना है कि वहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं, उसके बारे में बाकी दुनिया को कोई अंदाजा तक नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजहें भी हैं, जैसे वहां पर विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और उड़न तश्तरियों का भी दिखना। वहां के स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहां खेतों में काम करने वाले लोगों ने उन विचित्र रोशनियों और अजीबोगरीब लोगों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में वहां के किसानों ने 3 सर और सुनहरे बाल वाले
अजनबियों को देखा है और जब भी उनके विमान उनके खेतों में उतरते हैं तो उनकी फसलें जलकर काली हो जाती हैं। इस स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह जगह मिस्र के पिरामिड और बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम पैरेलल आती है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह हैं। हालांकि यह जगह बर्मुडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ चीजें गायब नहीं हो रही हैं, लेकिन 50 साल से लगातार विज्ञानों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन हैं और जहाँ एलियंस भी जुड़े हों तो लोग उस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 के युद्ध के बाद शायद यह सबसे अलग तरह का पश्चाताप था। अगस्त 1976 में भारत सरकार को पड़ोसी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था, आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद चलते रहे हैं। 3-4 साल पहले लंदन की अदालत में चल रहा वह मामला भी चर्चा में आया था, जिसे हैदराबाद फंड के नाम से जाना जाता है। आजादी के पहले हैदराबाद के निजाम की करोड़ों रुपए की रकम ब्रिटेन के एक बैंक में जमा थी और आज इसके स्वामित्व को लेकर भारत, पाकिस्तान और नवाब के वंशजों के बीच लंदन में मुकदमा चल रहा है। हालांकि यहाँ हम जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात है कि खजाना मिलने के पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सेदारी मांग ली थी। यह घटना जयपुर राजघराने से संबंधित है और खजाने की खोज का अभियान जयपुर के नजदीक बने जयगढ़ किले में चलाया गया था। यह किला राज सिंह जय सिंह ने 1726 में बनवाया था। यह एक सुरंग के जरिए आमेर किले से भी जुड़ा हुआ है, जिसे साल 1592 में राजा मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह अकबर के दरबार में सेनापति थे और अकबर की पहली राजपूत रानी हरकाबाई के भतीजे भी थे। ऐसा माना जाता है कि हरकाबाई को ही जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कई लड़ाइयां जीती थीं। कहा जाता है कि ऐसी ही एक लड़ाई के लिए वे अफगानिस्तान तक चले गए थे। वहां उन्होंने विद्रोह को तो कुचला ही, टनों सोना चांदी लूटकर अपने साथ भी ले आए। कहा जाता है कि यह संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले ना करके आमेर के किले में कहीं छिपा दी थी। आमेर जयगढ़ किले के बारे में लंबे अरसे से यह कयास आते जा रहे हैं कि यहाँ तहखानों में मानसिंह के द्वारा गुप्त खजाना छिपा हुआ आज भी रखा है। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मते अंबरी यानी अंबेर के 7 खजाने में से इसी बात का जिक्र है कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनाई गई हैं। माना जाता है कि खजाना इन्हीं में से किसी में छिपाया गया था। इस खजाने की चर्चा साल 1976 में दुनिया भर में हुई। उस समय जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थीं। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए लगातार 3 बार कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने वाली गायत्री देवी इंदिरा गांधी की प्रबल विरोधी थीं। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो गायत्री देवी ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि इस दौरान उन्हें बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत
जेल नहीं भेजा गया। उन्हें विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाकर जेल भेजा गया था। बाद में इसी आधार पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने अपना छापा मार दिया। कहा जाता है कि यह कार्रवाई किले में कथित रूप से छिपाए गए खजाने की तलाश में गुपचुप तरीके से करी गई थी। आयकर विभाग के साथ साथ इस कार्रवाई में पुलिस के दस्ते भी शामिल थे। बाद में सेना की एक टुकड़ी भी इस काम में लगाई गई। उस वक्त 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज का काम चला था, वह भी दिन रात। जब यह जांच खत्म हुई तो सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार के इस बयान पर कई लोग आज भी संदेह जताते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजानों को ट्रकों के अंदर छुपा के भर के दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने आखिर एक दिन के लिए हाईवे क्यों बंद किया था। खुद गायत्री देवी ने भी हमेशा इस बात से इनकार किया कि जयगढ़ किले से सरकार को कोई खजाना मिला था। उनके जीवनीकार धर्मेंद्र कंवर भी एक मीडिया रिपोर्ट में यही कहते हैं कि इतिहासकारों के एक तबके की यह राय भी है कि जयगढ़ किले में खजाना था तो, लेकिन राजा जयसिंह ने उसी की मदद से जयपुर शहर विकसित किया और इसीलिए पूरी संपत्ति खत्म कभी भी नहीं हो पाई। लेकिन राजघराने के कुछ सदस्य इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। वे दावा करते हैं कि छापे में कार्रवाई में सरकार को किले में जमा सारी संपत्ति का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिला था। एक बात यह भी कही जाती है कि साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया भी गया था। हालांकि इन सभी दावों के बीच कोई भी पक्ष पुख्ता तौर पर खजाने के बारे में आज भी कुछ नहीं बताता। जहां तक जुल्फिकार अली भुट्टो के पत्र की बात है तो उन्हें दिसंबर 1976 में आधिकारिक पत्र के जरिए जवाब दिया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने लिखा था कि हमने अपने पूरी कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से दिए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है और वैसे यहां खजाना जैसा भी कभी कुछ नहीं मिला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई भी किले के अंदर जहां राजा मर चुका है तो उसका खजाना गया तो गया कहां, जो कि खजाना ना ही कभी उसके पूर्वजों को मिला और ना ही कभी किसी ने चुराया, तो आखिर वो खजाना उसके मरने के बाद कहां चला गया? या तो यह सरकार को मिल गया या फिर ये आज भी उसी किले के अंदर कहीं ना कहीं कोई रहस्यमयी तहखाने में दफन है, एक इंतजार में कि कभी तो कोई आएगा और उसको ढूंढ निकालेगा इस अंधेरी दुनिया से। दोस्तों, हो सकता है ये हमारा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि YouTube पे हमारे इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। कारण यही है कि YouTube अच्छे वीडियो की जगह कभी कभी गलत वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है और इसी कारण हमारे वीडियोस पे कम व्यूज आते हैं, जिससे YouTube को हमारे वीडियो से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम इस चैनल पर जिंदा रह सकें। प्राचीन मिस्र मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी सभ्यता है। यह सभ्यता अपने पीछे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का प्रमाण छोड़कर गई है जो उस समय एकदम असाधारण बात थी।
आज के समय में भी हम आज भी प्राचीन समय के द्वारा किए गए काम से हैरान और स्तब्ध हैं। और आज भी हम अपने आप से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किल चीज का निर्माण किया होगा। आज का आधुनिक विज्ञान भी इनकी कुछ उपलब्धियों को समझा नहीं सका है, जिसमें से खुद है पिरामिड का इतना परफेक्ट बनना। इनका विकास इतना ज्यादा असामान्य है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि हो सकता है प्राचीन मिस्र एक ऐसा स्थान था जहां प्रगही जीवन आता था। कई ऐसे फिजिकल एविडेंस मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन समय में एलियंस वहां आते थे, पर इन सब सबूतों को सरकार द्वारा पूरी तरह से छुपा दिया गया है। पर कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि सरकार चाहकर भी नहीं छुपा सकी, और यही सबूत साबित करते हैं कि एलियंस का भी हिस्सा था प्राचीन मिस्र के इतिहास में। चलिए बात शुरू करते हैं पिरामिड से। इनकी अद्भुत संरचना मांगती है एक ऐसा असाधारण कौशल, और तब भी प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक नहीं बल्कि कई सारे पिरामिड्स का निर्माण किया, और इनमें फराओं के शवों को दफनाया जाता था। इन पिरामिडों को बनाने के लिए करोड़ों तराशे हुए पत्थरों की जरूरत थी, और हर एक पत्थर सैकड़ों किलो के थे। जानकारों के अनुसार सिर्फ एक पत्थर का वजन 400 किलो होता था, और उसे उठाने के लिए 10 लोगों की मदद लगती थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा पिरामिड्स बनाना तो असंभव है। एक दफा मान भी ले कि सभी मजदूरों के पास सुपरमैन की ताकत थी, तब भी वह असंभव है कि पिरामिडों का सटीक तरीके से बनना। यह पत्थर इतना अच्छी तरीके से काटे गए हैं कि लगता है मानो इन्हें आज की आधुनिक कंप्यूटर मशीन्स के द्वारा काटा गया हो। सबसे अनोखी बात यह भी है कि पिरामिड का सरकमफ्रेंस और उसकी हाइट का अनुपात यानी कि रेशियो 1 पाई के बराबर है, यानी कि 3.14 है, और यह असंभव है कि उन्होंने इसे बिना किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी के बिना बनाया हो। प्राचीन मिस्रवासी अपने पीछे ढेर सारे दीवारों पर चित्र बनाकर उस दौर को दर्शाते हुए छोड़ गए हैं, जिसको ऐतिहासिक तौर पर बहुत वैल्यू दी जाती है। इन चित्रों ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक ऐसा ही चित्र दीवारों पर मिला है जिसमें साफ साफ दिखा जा सकता है कि मिस्र वासियों के पास बिजली थी। इस चित्र में लोगों ने अपने हाथ में एक बिजली के लैंप जैसी चीज ले रखी है। इस चित्र ने बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। आखिर यह बिजली का लैंप उनके पास कैसे आया? क्या यह प्रमाण नहीं है कि एलियंस ने धरती पर आकर प्राचीन मिस्र वासियों को पिरामिड्स बनाने में मदद करी? अगर आपको लगता है कि बिजली का लैंप का चित्र अकेली रहस्यमय चीज है, तो आप गलत हैं। इससे भी बड़ी रहस्यमय पेंटिंग पाई गई है, जहां अब आम नागरिकों को सरकार नहीं जाने देती। इस चित्र में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यह हमारे आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर और प्लेन्स की तस्वीरें जैसी हैं। यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर और भी हजारों सवाल खड़े करती हैं। यह तो साफ है कि धरती पर किसी भी सभ्यता ने इस चीज का आविष्कार नहीं किया, तो आखिर यह चीजें आई कहां से, जिनको प्राचीन मिस्र वासियों ने दीवार पर चित्र के माध्यम से उकेरा? अब एलियंस की दस्तक का प्रमाण पुख्ता करता है प्राचीन मिस्र के सिक्के, जिसमें आप साफ साफ एलियन का चित्र बना हुआ देख सकते हैं। हमें पता है कि किसी महान व्यक्ति या कहे राजा का चित्र ही प्राचीन समय में सिक्कों पर उकेरा जाता था। तो क्या इतना सब सबूत नहीं कि एलियंस का बहुत बड़ा हाथ था पिरामिड्स और प्राचीन मिस्र वासियों की जिंदगी में? आखिर क्यों सरकारें इन पर खुलकर बातें नहीं करती? आखिर क्यों
अब इन सभी चित्रों वाली जगहों पर आम आदमी का जाना मना कर दिया गया है। यह सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वह है एलियंस के अस्तित्व का होना। और क्या पता हमारी सरकारें भी अब इनके संपर्क में हो। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।